हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप टाइम से अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बच्चों, आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास, लेकिन आज की क्लास में हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। हम करने वाले हैं फॉलो अप कि जितना अब तक हमने पढ़ लिया है क्या उतना हमें आ चुका है। तो बच्चे, आज मैं आपको कराने वाली हूँ जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। ठीक है, तो चलिए आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को स्टॉप करके एक कॉपी और एक पेन ले आइए, क्योंकि आप लोगों से मैं ये कहूंगी कि आप साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है, खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लास्ट में अपने आंसर को टैली करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला एमसीक्यू है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, आपके ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो बढ़ा दी गई है। मींस कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, तो आपके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। अब जो पहला हमारे पास एमसीक्यू आया है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है रीजन असर्शन में। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में तो देखो, सबसे पहले माइंड में यही देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है सिर्फ उसके करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में ही हमें सोचना होता है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 जैसे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि यार मल्टी डायमेंशनल कहीं तो सुना है। कहाँ सुना है? मैनेजमेंट के फीचर में हमने सुना है दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहे हैं वो। तो स्टेटमेंट 2 के बारे में पढ़ते हैं। The activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether economic, social or political। तो ये पता है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने आपको बोला ना कि एनसीईआरटी को रीड करा करो, बिल्कुल एनसीईआरटी में डिट्टो ये लाइन लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। अब ये लाइन कहाँ सुनी है आपने कि मैनेजमेंट हर जगह सेम होता है? अब एक्टिविटीज हर जगह पर सेम परफॉर्म की जाती हैं, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का हो। ये हमने कहाँ सुना है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैं अभी भी आपसे कहूंगी कि अभी भी अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, तो दैट मीन्स आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़ा नहीं है। इसका मतलब आपने अब तक वीडियोस देखी नहीं है। तो पहले भैया वीडियोस जाके देखो, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ सुनने से समझ नहीं आते हैं। आपको पहले कंसेप्ट समझना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर अभी भी नहीं आया है, पहले जाके कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव के बारे में। दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी होता है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव भी है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, बट कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत सी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इसमें सबसे पहले देखती हूँ कि मुझसे पूछा क्या। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं देखती हूँ ऑप्शन से ऊपर की लाइन क्या लिखी हुई है। बाय डूइंग सो द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव इट्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं मैनेजमेंट के? 3। इकोनॉमिकल, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, सोशल एंड पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसके बारे में होता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है, जिसमें हम सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। Alfonso Limited, it's achieving all its objective in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover cost and the risk of the business. पढ़ते पढ़ते ही मुझे कुछ familiar line से मिली। Now the company wants to increase the sales volume, the capital investment and the number of employees and the number of product also. By doing so, management wants to achieve its following objective. अब यहाँ पर सोसाइटी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अल्फांसो है वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव करती है। वो अच्छे रेवेन्यूज अर्न कर रही है, जिससे उसकी कॉस्ट भी कवर हो रही है
अब कंपनी अपनी सेल बढ़ाना चाहती है, कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है, कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाना चाहती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहती है। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहती है। तो यहां पर कंपनी अपने लिए सोच रही है ना, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल आता है। तो सर्वाइवल में क्या लाइन आई थी? यू मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, वो मेंशन है। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर रनिंग अ बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट एक नेसेसरी कंडीशन है। ग्रोथ, जहां पर आपको अपनी कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बढ़ रही हैं, तो यहां आपको सर्वाइवल और ग्रोथ की लाइंस दिख रही हैं। अब बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑप्शन में सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, उन्होंने ऑप्शन से ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव करना चाहती है मैनेजमेंट। ये जो आपको यहां लाइन लिखी हुई है, दैट इट इज अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, तो ये काम तो उनका चल रहा है, ये काम हो चुका है। अब क्या करना चाहती है? नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट मींस कंपनी को ग्रोथ अचीव करनी है, ग्रोथ। तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्रोथ, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखा कितना आसान होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो। नेक्स्ट मैं कहूंगी एक बार खुद रीड करिए पहले। तो आई होप आपने आंसर पता कर लिया होगा। तो पढ़ते हैं जरा। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिशिंग द सिलेक्टेड एम इज नोन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी। पहली बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है द प्रोसेस। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, हम एलिमिनेशन मेथड अगर फॉलो करें एमसीक्यूज के अंदर, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो इनएप्रोप्रिएट आंसर है उसे हमें हटाना है, ठीक है, जो मिसफिट है इसके अंदर उसे हटा दो। तो भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो फंक्शन होते हैं, हटा दो, तो ए और बी तो गया। अब बचा सी और डी। अब सी के लिए हमने हाँ पढ़ा है कि दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस और एफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ना, हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि एफिशिएंसी होता है। तो प्रोसेस तो अब तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अंदर प्रोसेस तो एक ही है, विच इज मैनेजमेंट। और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर हम खुद भी काम करते हैं, दूसरों से काम कराते भी हैं और ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्टली आंसर है इसका मैनेजमेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। नेक्स्ट, at times a business may concentrate on producing goods with fewer resources but can't achieve the target production. In such case the business is said to be। एक टाइम पर एक बिजनेस अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने पे कंसंट्रेट करता है फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ, बट वो टाइम से टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा। टाइम और रिसोर्स कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस। तो बताइए जरा यहाँ पर बिजनेस को आप क्या कहेंगे? एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? बिल्कुल सही, कि जब हम फ्यूअर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फ्यूअर रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, जो कि होती है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? डी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Management gives a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organization. Which point of importance of management? Importance of management की बात की गई है। चलो जी ऑप्शंस देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन डायरेक्शन दी जाती है इंडिविजुअल एफर्ट्स को ताकि ओवरऑल गोल अचीव हो सके। तो याद करो जब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कॉमन डायरेक्शन देना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमने कहा सेल बढ़ाने के लिए, तो उन सभी का जो अल्टीमेट जो रास्ता था वो फिर एक ही जगह पर आकर मिल रहा था। तो मिल गया ना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Sort IT Limited is a leading software development company. The company is satisfying the diverse need of its employees
Its employees are given the competitive salary and perks. They have been given chance for their personal growth and development. क्या मैं देख रही हूँ कि सिर्फ एम्प्लॉयज पे फोकस किया जा रहा है ना। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्टिव्स पूछे और मैंने देखा कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को फोकस किया जा रहा है, तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मुझे साफ दिख गया है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या आंसर होने वाला है इसका। एम्प्लॉयज को फोकस किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल लिखा है तो वो भी ठीक है, मैंने बताया आपको अलग अलग नाम भी इसके, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आया हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है एमसीक्यू लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको भी पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हमसे क्या पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट यूज्ड allows the Ashok to use his time on high priority areas. This will lead to the organization towards। अभी इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं। और नीचे के ऑप्शन है अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। JS Printing Solution Limited is a company manufacturing printers and scanner. The management of this company is known for the speedy and the prompt delivery of order. As a result, the market share of the company is growing. The company grabbed a new project to supply 1,500 printers to Uprise Bank Limited for its various branches within 2 weeks. The production manager Ashok made one of its efficient subordinates, Deepak, the in charge of the project and also gave him the right to command workers in order to meet the target. Now Ashok could use his time on high priority areas. जो हमने वहां पढ़ा था याद है, एक लाइन आई थी तो यही पे है, देखो। He felt that this will also given an opportunity to Deepak to gain experience and develop himself for higher position. On getting the charge, Deepak was very happy. His confidence level increased and he was encouraged to do his best to fulfill the responsibility. Considering his responsibility, Ashok kept a track of the completion of work with Deepak and he is providing him the needed guidance to reach the target on time. चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंपनी है JS सॉल्यूशन लिमिटेड, कंपनी प्रिंटर और स्कैनर्स को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। देखो कई बार ना, देखो यहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चंस को ना कई बार हमें ऐसे रीड करना होता है जैसे एक अनसीन पैसेज को हम रीड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने पूरा पैसेज रीड करा, मुझे एक लाइन मिलती जुलती मिली, तो अब समझ आ रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो बहुत ही टाइमली और स्पीडली अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट शेयर था उनका वो बढ़ता जा रहा था। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लिया कि वो 1500 प्रिंटर सप्लाई करेंगे किसी एक बैंक को, ठीक है, और उसके अलग अलग ब्रांचेस में 2 हफ्तों के अंदर, यानी कि टारगेट टाइम क्या है, 2 हफ्ते। अब उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोडक्शन मैनेजर था अशोक, उसने अपने एक एफिशिएंट सबऑर्डिनेट, इफेक्टिव की बात हुई कि टाइम से काम करना है, एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, दीपक, उसको इंचार्ज बना दिया, उसको कमांड, राइट टू कमांड दे दिया कि आप जो है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको हम ये अथॉरिटी देते हैं। अशोक क्या करता है, अब अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा है प्रायोरिटी एरियाज में, यानी कि दूसरे काम में वो अपना टाइम डिवोट कर रहा है, और उसको लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमने दीपक को दी है उससे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको हम हायर पोजीशन पे फिर लेके जा सकते हैं। अब जब दीपक को भी ये काम दिया गया तो वो बहुत खुश हुआ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, वो एनकरेज हुआ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए अशोक ने जो प्रोजेक्ट है, अशोक ने जो काम है वो दीपक के साथ मिलकर किया और उसको जो जो टाइम से नीडेड गाइडेंस चाहिए थी वो उसको देता चला गया। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया, जो जिसकी वजह से अशोक अपने प्रायोरिटी एरियाज में टाइम डिवोट कर पाया, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ लेके चले गए वो, दिस विल लेड टू द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ बढ़ रही है, अडेप्टेशन टू चेंज की तरफ, इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिविजन्स। अडेप्टेशन टू चेंज की बात कहूं तो इसका तो मतलब होता है चेंजेस को एक्सेप्ट करना, यहाँ किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि कैसा मैनेजमेंट जो टाइम से काम को पूरा करता है। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, अशोक कैप्ट ट्रैक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और वो कब कर पा रहा था ये, क्योंकि वो अपने प्रायोरिटी एरियाज में ध्यान दे पा रहा था। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। यहाँ पे ऐसी चीजों को खोल के कोई ऐसी बात नहीं की गई है। एफिशिएंसी की बात हुई है लेकिन बहुत ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है इस एमसीक्यू का, वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइम को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि कंपनी जाननी जाती थी अपने टाइमली और स्पीडली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। करेक्ट आंसर है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट ही है। ठीक है, देखो अब आपने कितना अलग तरीके का क्वेश्चन आया और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगी, खुद करिए, मैं रीड नहीं करूंगी अब इसको, मैं सीधे आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी। हाँ जी, पढ़ लिया। मेन ऑब्जेक्टिव पहली लाइन से पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज तक यूज करना है। ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोच रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. चेंज के बारे में बात हो रही है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज के बारे में बात करता है? ऑप्शन है ऑल परवेसिव, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मल्टी डायमेंशनल, जहां पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात होती है। ग्रुप एक्टिविटी, गोल्स, ग्रुप गोल्स के बारे में बात होनी चाहिए थी, टीम के बारे में बात होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे चेंजेस के बारे में बात हुई है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट, खुद करिए, साफ पता चल रहा है। सोसाइटी, कौन सा आंसर है? यस, सोशल ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब कुछ केस स्टडी टाइप है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है हमसे, चलो ठीक है। Arnav has recently started a business to sell computer. He hired a shop in Nehru Place in Delhi, where he assembles the various components to make the computer and supplies them as per order. He performs a series of composite but separate functions simultaneously. पता चल गया? बहुत सारे फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली, यानी के साथ साथ। अगर मेरे नोट्स आपने देखे हो तो उसमें डिट्टो ये लाइन मैंने लिखी हुई है। That computers are delivered at time as per the order. The functions are performed by all the managers all the time. Option A, continuous process. ठीक है, चलिए अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, ये थोड़े जैसे कई बार हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वो है। तो आपको ना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी किस तरीके का आता है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो अब तक प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। इनको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप आराम आराम से इसको देखते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 1 मार्कर्स क्वेश्चन थे हमारे पास। अब ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 21 वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये एक प्रॉपर केस स्टडी है हमारे पास। तो ये देखो, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हम पहले नीचे देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय नीता। अब एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, देखो एस्पेक्ट कहा गया, दैट मींस यहाँ फीचर नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बचा क्या? तो यहाँ पर आपके पास जो एस्पेक्ट है ना, वो बचा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। देखो अभी हम जज इसलिए कर पा रहे हैं फटाफट क्योंकि अभी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, वो बता देती, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता कि उसे भी हम यहाँ पर सोच सकते थे। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज अभी हमने यहाँ पर 2-3 ही कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो उसमें से हम ये जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एस्पेक्ट पूछा है, फीचर नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंस नहीं पूछी है। तो जब क्वेश्चन पढ़ के हम जज नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हमें पूरा पैराग्राफ रीड करना ही पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। तो देखते हैं। Nita has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Nevier's ice creams are utterly delicious. She makes ice creams from the fresh milk and the same are available in the wide range of the flavors and the packs. She set the viable business objectives and works with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn the higher profit, she started cutting cost. This would sometimes lead to delayed delivery and the ice creams was not reaching the market in time.
Over a period of time, the demand for ice creams declined, and because of it, the competitors entered the market, and she lost some of her market share to the competitors. जो सेकेंड पैराग्राफ है वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसने कॉस्ट कटिंग करी, बट कॉस्ट कटिंग के चक्कर में डिले इन डिलीवरी हुआ, जिसकी वजह से आइसक्रीम टाइम से मार्केट में नहीं पहुंची, जिससे कंपटीटर्स ने हमारे मार्केट शेयर को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम एफिशिएंट तो हुए, बट इफेक्टिवनेस यहाँ पर मिसिंग दिख रही है मुझे। At the beginning of the summer season, she got back-to-back order for supply 4,000 ice cream packs of different flavors for the special occasion. To ensure the task was completed and orders delivered in time, she hired the additional workers. She was able to produce and deliver the ice cream packs, but at high production cost. अब अगर हम थर्ड पैराग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पे कॉस्ट हाई गई और टाइम से डिलीवरी करने की कोशिश की जा रही है। While completing the activities and finishing the given task or achieving the goals, Smita realized that she was ignoring one of the important aspects of management. अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या अराइज होता है कि सेकेंड पैराग्राफ में बात हुई कि हम इफेक्टिव नहीं थे, हम एफिशिएंट थे, लेकिन जब उसके बाद समर सीजन वाला जो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ उसमें हम इफेक्टिव हुए बट एफिशिएंट नहीं हुए। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लिखें? देखो, जो सेकंड पैराग्राफ तक बात हुई है वो पहले की बात थी कि पहले हुआ क्या। अब जो थर्ड पैराग्राफ से बात स्टार्ट हुई वो करंट सिचुएशन की थी, तो वो करंट सिचुएशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। दैट आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय द मीता, कि यहाँ पे जो उसने स्टार्टिंग में समर सीजन के स्टार्टिंग में जो उसने काम करना शुरू किया उस टाइम पे उसने कौन सा एस्पेक्ट इग्नोर किया था? तो उस टाइम पे उसने एफिशिएंसी का एस्पेक्ट इग्नोर किया है। ठीक है, सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, आप इसका एक एग्जांपल दे देंगे कि किस तरीके से एफिशिएंसी को अचीव किया जा सकता है, एफिशिएंसी क्या होती है, तो आपको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट है, 24 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, ओके। So Megha Limited was manufacturing the water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason for the less revenue, and after analysis, the company decided to reduce the labor cost by shift the manufacturing unit to backward area where the labor was available at low rate, to start manufacturing the solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. ठीक है, अभी हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें ये समझ में आया है कि एक मेगा लिमिटेड कंपनी है, वाटर हीटर्स बनाती है। अपने ऑपरेशन के स्टार्टिंग ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो उनका रेवेन्यू था वो सिर्फ इतना था कि वो कॉस्ट ही कवर कर पा रहे थे। अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो रीजन थे वो एनालाइज किए, जिसमें दो चीजें निकलकर सामने आई, और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने दो चीजें डिसाइड करी। ठीक है, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग द अदर ऑब्जेक्टिव टू। तो जो उन्होंने काम किया उसके बाद उनके रिस्क भी कवर होने लगे और उनके जो अदर ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी पूरे होने लगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अगर हम इसके स्टार्टिंग के लाइंस के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में एक लाइन मिली थी हमें, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट कॉस्ट। तो यहाँ सर्वाइवल की बात थी। और बिल्कुल लास्ट में भी एक लाइन हमने देखी, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द अदर ऑब्जेक्टिव्स टू। तो ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखने को मिला जिसमें सर्वाइवल और प्रॉफिट है। उसके अलावा देखो, जो कंपनी ने एनालिसिस करने के बाद जो दो डिसीजन लिए ना, दैट टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया एंड वेयर द लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। यानी कि यहाँ पर आप बैकवर्ड एरियाज को क्या दे रहे हो? आप बैकवर्ड एरियाज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो। Second, maybe to start the manufacturing solar water heater, reduce the production of electric water heater slowly. तो यहाँ पर भी उन्होंने इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, यानी कि अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई काम किया, यानी कि सोसाइटी के लिए काम किया है। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। तो हमने दोनों ऑब्जेक्टिव्स पहचान लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल है और सोशल है। ठीक है, वैल्यूज वाले क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। टोटल 25 क्वेश्चन थे आपके पास इसके अंदर। तो अब आपने ये देख लिया होगा, ये जस्ट एक डेमो था कि किस तरीके से क्लास 12th के अंदर आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो मेन यहाँ पर पॉइंट निकल कर आया है वो ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मतलब आपने बहुत ज्यादा वो रट्टा वाला कंसेप्ट तो हमारा है नहीं अब क्लास 12th में, ठीक है, कि आपको बहुत रटना है, आपको समझना है।
मेन मेन लाइंस आइडेंटिफाई करनी है और वो आपको आपका 80% पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो हाँ, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने हैं, बट उसमें भी क्या है कि जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आते हो ना, तो अपने आप चीजें रिटेन होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्वेश्चन आपके अपने आप ही होने लगेंगे वो वाले भी। तो इसलिए प्लीज मैं आपको यही बोलूंगी कि अच्छे से बिजनेस स्टडीज को पढ़िए, इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। जब बाद में आप इसे इकट्ठा कर लोगे ना तो ये नहीं होगा। आप इसको एक एक टॉपिक करके प्रिपेयर करो और इन डेप्थ प्रिपेयर करो, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देन बच्चा लोग टेक केयर, बाय बाय।